नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का आज ये नवा लेक्चर है दोस्तों, और आज हम यहाँ पे जानेंगे मौर्यकालीन प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में। यानी मौर्य काल जो था उस समय प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार हुआ करती थी, किस प्रकार से राजा लोग अपना प्रशासन संभालते थे, और सामाजिक व्यवस्था उस समय का समाज कैसा था, और सांस्कृतिक व्यवस्था, ये सारे टॉपिक आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और साथ साथ दोस्तों अशोक के अभिलेख, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों पूछे जाते हैं अशोक के अभिलेखों से, तो ये भी हम यहाँ पे जानेंगे। अब देखो, जो पिछला लेक्चर था 8वां लेक्चर, उसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि मौर्य वंश की नींव किस प्रकार डाली जाती है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक महान जिसे कहा जाता है क्योंकि उसने बहुत से अच्छे अच्छे कार्य किए। और अंत में जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था दोस्तों वृहदत्त। और इस वृहदत्त की हत्या किसके द्वारा की जाती है? इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग जो कि वृहदत्त का सेनापति था, तो ये इसकी हत्या कर देता है वृहदत्त की, जो कि अंतिम शासक था मौर्य वंश का। और फिर मगध जो साम्राज्य था जहां पे मौर्य शासन चल रहा था, वहां पे किस वंश की स्थापना होती है? शुंग वंश की स्थापना होती है। तो ये शुंग वंश हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अभी हम चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर और जितने भी राजा मौर्य कालीन में रहे हैं, मौर्य वंश के जितने भी राजा रहे हैं, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार थी, सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, और अशोक के अभिलेखों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहाँ पे शुरू करते हैं। शुरुआत पहले यहाँ पे अशोक के अभिलेखों से करते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो, अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो ये की थी टी पेंथेलर, या इसको टी फ्रेंथेलर भी कहा गया है कई जगह। तो टी फ्रेंथेलर ने 1750 में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। लेकिन देखो, अशोक के जो अभिलेखों की जो लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, जो लिपि थी, टी पेंथेलर इसको समझ नहीं पाया था। तो ये इसने मतलब इसको पढ़ने में कामयाबी हासिल नहीं की थी, पढ़ने में सफलता इसको नहीं मिली थी, पढ़ने में असफल हुआ था। लेकिन खोज सर्वप्रथम किसने की थी अशोक के अभिलेखों की? वो की थी टी पेंथेलर ने 1750 में। लेकिन सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसको प्राप्त हुई? ये एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, और ये प्राप्त हुई थी जेम्स प्रिंसेप को। 1837 में जेम्स प्रिंसेप पहला व्यक्ति था जिसको अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल हुई थी। अब देखो, अशोक के जो अभिलेख है उनकी भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे अशोक के अधिकांशतः लगभग सारे जो अभिलेख थे, और इनकी लिपि थी। अब देखो, लिपि अलग अलग थी। अगर हम बात करें, देखो 4 प्रकार की लिपि देखी गई है अशोक के अभिलेखों में: ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपि। तो ये अरमाइक और ये ग्रीक लिपि है, ये दोस्तों यूनानी लिपि है। कौन सी लिपि है ये आपकी यूनानी लिपि। अब देखो, अशोक का साम्राज्य बहुत ज्यादा फैला हुआ था, वो मैंने आपको कल मैप के माध्यम से बता दिया था। उत्तर में हिंदकुश पर्वत से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में सौराष्ट्र तक, और पूर्व में मगध साम्राज्य, ये पूरा कुल मिला के मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो काफी फैला हुआ था अशोक का साम्राज्य। साथ ही साथ अशोक के जो अभिलेख हैं वो इसके साम्राज्य से बाहर से भी प्राप्त हुए, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने अपने बहुत सारे प्रचारकों को अलग अलग देशों में भेजा था। वो मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया है। तो इसीलिए जो अशोक के अभिलेख हैं वो सिर्फ न केवल अशोक के साम्राज्य में, बल्कि अशोक के साम्राज्य से बाहर भी प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे इनमें अलग अलग लिपि देखने को मिलती है। तो जनरली जो ब्राह्मी लिपि के अभिलेख हैं, जो अभिलेख ब्राह्मी लिपि से लिखे गए हैं, वो कहाँ से मिले हैं? अधिकांशतः भारत में। तो भारत में अधिकांशतः जितने भी अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। खरोष्ट लिपि में जो भी अभिलेख लिखे गए हैं वो अधिकांशतः कहाँ है? पाकिस्तान में है। और अरमाइक लिपि में ये जो लिखे गए हैं ये अफगानिस्तान में है। अरमाइक में, ग्रीक लिपि में एक एशिया माइनर से अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ। एशिया माइनर ये अशोक का सबसे दूर का अभिलेख है, जो सबसे दूर प्राप्त हुआ एशिया माइनर से। और ये किस लिपि में था? तो ग्रीक लिपि में। तो 4 लिपियां आपको विशेष तौर पर नोट करनी है: ब्राह्मी लिपि, खरोष्ट लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि में अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। और इनकी भाषा कौन थी? तो इनकी भाषा थी प्राकृत।
अब देखो अभिलेख क्या होता है ये आपको समझना होगा। अभिलेख मतलब जो लेख लिखे गए हैं, और अभिलेख जो अशोक के थे वो कई प्रकार के थे। जैसे शिलालेख, शिलालेख का मतलब होता है किसी बड़े पत्थर, माने सपोज पत्थर है, इसको काट करके यहाँ पे इसमें कुछ लिख दिया जाए। प्राकृत भाषा में लिखा गया है, इसमें ब्राह्मी, खरोष्ट, अरमाइकिया, ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ये तो हुआ अभिलेख। और एक होता है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख जैसे आपने पिलर देखा होगा, पिलर ऐसा ये इस प्रकार होता है। ये भी पत्थर का ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, छोटा होता है। स्तंभ लेख तो जो शिलालेख होता है वो बड़ी बड़ी शिलाओं को काटकर उसमें लेख लिखे जाते हैं, तो उन्हें तो शिलालेख कहते हैं। और ये जो स्तंभ लेख है, यानी इसको काट करके एक पिलर के समान, जैसे आपने सारनाथ का अशोक का स्तंभ लेख देखा होगा, मैं आगे उसका आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा, तो उसे कहते हैं स्तंभ लेख, जैसे पिलर होते हैं। तो यहां तक आपको अंतर समझ में आ गया शिलालेख और स्तंभ लेख में। अब हम अशोक के शिलालेखों की बात करते हैं। तो जो अशोक के शिलालेख हैं ये भी दो प्रकार के हैं। एक है वृहद शिलालेख, यानी बड़े बड़े शिलालेख, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं वो इन्हीं वृहद शिलालेख से पूछे जाते हैं। जो छोटे शिलालेख है वहां से वैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, अधिकांशतः क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं जैसे यहाँ पे पूछा गया कि धौली शिलालेख कहाँ है, या अशोक का कालसी शिलालेख कहाँ है। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं अशोक के शिलालेख से संबंधित। तो जो बृहद शिलालेख है इनकी संख्या, कुल कितनी संख्या इनकी, 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं अशोक के, 14 वृहद शिलालेख। और ये कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो 8 स्थानों से ये प्राप्त हुए हैं। अब देखो इन 8 स्थानों के बारे में जान लेते हैं कि कहां कहां ये स्थान। तो एक तो शहबाज गड्डी, ये शहबाज गड्डी कहाँ है, ये है वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर जिले में। और दूसरा जो स्थान है वो है मानसेहरा, ये भी हजारा जिले, और ये भी कहाँ है आपका पाकिस्तान में है। तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो पाकिस्तान के 2 स्थानों से प्राप्त हुए, शहबाज गड्डी और मानसेहरा, ये 2 स्थान पाकिस्तान में है। ठीक है, ये आपको नोट करने हैं। और इनमें खरोष्ट लिपि का प्रयोग किया गया है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो खरोष्ट लिपि में लिखे गए अभिलेख हैं वो अधिकांश कहाँ है, पाकिस्तान में है। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा स्थान है वो कालसी, ये कालसी का है उत्तराखंड का देहरादून जिला, वहां पे है कालसी। कालसी में यमुना और टोंस नदी के का संगम होता है। तो यमुना और टोंस नदी के संगम स्थल कालसी पर अभिलेख का एक वृहद शिलालेख मिलता है, जो कि उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। चौथा यहाँ पे गिरनार, अभी गिरनार कहाँ है, तो यह है आपका गुजरात राज्य के काठियाबगढ़ में, जूनागढ़ के समीप। तो गिरनार कहाँ है, गुजरात में है। 5वां है धौली, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, धौली का है उड़ीसा। तो अशोक का धौली अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ, उड़ीसा राज्य के केपुरी जिले में स्थित एक गांव है धौली, वहां से, तो उसी गांव के नाम पे धौली शिलालेख। उसके बाद जोगढ़ शिलालेख, ये भी उड़ीसा से ही प्राप्त हुआ, उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले में स्थित है जोगढ़ शिलालेख। उसके बाद है एरागुड़ी शिलालेख, ये कहाँ है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य के कर्नूल जिले में। देखो दक्षिण तक भी इसका साम्राज्य फैला हुआ था। और वैसे देखो आपको एक चीज बतानी होगी, यहाँ पे संपूर्ण दक्षिण को वैसे अधिकांश तक कोई जीत पाया, अशोक का भी साम्राज्य यहां तक रहा। पूरे दक्षिण भारत को न मुगल जीत पाए और ना ही मौर्य साम्राज्य के कोई शासक ऐसे जीत पाया था। तो दक्षिण के अधिकांश भागों में वैसे अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था। तो आंध्र प्रदेश राज्य के कर्नूल जिले में एरागुड़ी शिलालेख प्राप्त हुआ। और उसके बाद यहाँ पे सोपारा शिलालेख जो कि महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ। तो इन 8 स्थानों से, यही 8 स्थान पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस प्रकार आता है कि धौली अभिलेख किसका है, धौली शिलालेख, या कालसी शिलालेख किसका है, या कालसी शिलालेख कौन से राज्य में है, कौन से जनपद में है, जोगढ़ शिलालेख कौन से राज्य में है, सोपारा शिलालेख अशोक का कौन से राज्य में है। तो ये आपको राज्य जरूर नोट करने हैं। और ये 8 के 8 स्थान, जिन स्थानों से ये 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और 14 शिलालेख वो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा गया है, क्योंकि वो ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, विशेष तौर पर आपको स्थान नोट करने हैं। अब आते हैं लघु शिलालेख। तो विशेष तौर पर आपको वृहद शिलालेख नोट कर रहे हैं, लघु शिलालेख वैसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ लघु शिलालेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो रूपनाथ जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है, जबलपुर जिले में। गुर्जर ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। सहसाराम ये आपका बिहार राज्य में है। तो सहसाराम से भी लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है अशोक का। चौथा है भबरू यानी वैराट शिलालेख,
ये पूछा जाता है, वैराट शिलालेख, जो कि राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। पांचवा है मास्की शिलालेख, ये कर्नाटक के रायपुर जिले में स्थित है। छठा है ब्रह्मगिरी शिलालेख, ये भी आपका कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। सातवां है सिद्धपुर शिलालेख, ये ब्रह्मगिरी के लगभग 1 मील पश्चिम में स्थित है। और आठवां है जटिंग रामेश्वर। नवा है एरागुडी, ये भी आंध्र प्रदेश में है। और 10वां आपका हो जाएगा गोविमठ, कर्नाटक में है। पालकी गुंटू, ये भी गोविमठ में है, ठीक है। और 12वां है राजुला मंडागिरी, आंध्र प्रदेश में है। और अहरोर अभिलेख, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अशोक का अहरोरा अभिलेख, ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। तो ये तो थे शिलालेख। वृहद शिलालेखों के बारे में हमने बात कर ली है, लघु शिलालेखों के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली है। अब आते हैं स्तंभ लेख। तो स्तंभ लेख कैसा होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये देखो, ये है यहाँ पे स्तंभ लेख। ये यहाँ पे जिसमें जो सारनाथ, ये सारनाथ का स्तंभ लेख है, भले ये लघु स्तंभ है, ठीक है। और जो ये सारनाथ का स्तंभ लेख, स्तंभ ये भी पत्थरों का ही बना होता है, एक पोल के समान ऐसा होता है ये। इसमें अलग अलग डिजाइन करके कुछ लिखा जाता है, तो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं उस समय की। और इसमें 4 सिंह, 4 शेर भी आपको दिख रहे होंगे। सिर्फ दिखाई तो 3 देते हैं, लेकिन देखो एक तो पीछे होगा ना। अब हम सामने से देखेंगे तो हमें पीछे वाला नहीं दिखेगा, और अगर हम पीछे से देखेंगे तो पीछे से हमें 3 दिखेंगे, फिर हमें ये वाला नहीं दिखेगा। तो टोटल इनकी संख्या, इन बाघों की संख्या कितनी है? 4 है। खैर ये भी हम आगे जानेंगे यहाँ पे। तो पहले हम यहाँ पे स्तंभ लेखों के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, अशोक के जो स्तंभ लेख है वो अधिकांशतः ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, और जो मुख्य स्तंभ लेख है वो कुल 7 हैं, ठीक है। स्तंभ लेख कितने हैं अशोक के? 7 हैं, और ये 6 स्थान से प्राप्त हुए हैं। अब ये कौन कौन से ये स्थान आपको नोट करने हैं? दिल्ली, मेरठ, दिल्ली, टोपरा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 स्थान क्यों लिखे गए हैं एक ही के लिए, दिल्ली, मेरठ, दिल्ली, टोपरा। एक्चुअली क्या हुआ था कि अशोक का एक स्तंभ लेख मेरठ से प्राप्त हुआ, ये ठीक है, ये पहले मेरठ से प्राप्त हुआ। लेकिन क्या हुआ कि जो अशोक का ये मेरठ अभिलेख है, ये अभिलेख दिल्ली का जो शासक था फिरोज शाह तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह, इसने क्या किया, इस मेरठ स्तंभ लेख को क्या कर दिया? दिल्ली ला दिया, इसको दिल्ली स्थापित कर लिया। और साथ ही साथ जो ये टोपरा और दिल्ली का अभिलेख है, ये पहले टोपरा में हुआ करता था, और इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, तुगलक में यहां पे लिख दे रहा हूं, फिरोज शाह तुगलक, इसको भी इसने कहा ला दिया, दिल्ली ला दिया। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अशोक के मेरठ स्तंभ लेख और टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली कौन सा शासक लाया था? फिरोज शाह तुगलक लाया था, या किस वंश का शासक लाया था? तो तुगलक वंश का शासक लाया था। और एक और अभिलेख है प्रयाग अभिलेख। जो ये प्रयाग अभिलेख है, ये कहां था? ये आपका पहले कौशाम्बी में हुआ करता था, और बाद में अकबर ने इसको कहां लाया? इलाहाबाद लाया, जो कि अब प्रयाग में है। तो पहले ये कौशाम्बी हुआ करता था, कौशाम्बी, और इसको किसने? अकबर ने, और इसको कहां लाया? इलाहाबाद यानी प्रयाग। तो ये आपको विशेष तौर पर ये तीनों नोट करने हैं। मेरठ स्तंभ लेख को दिल्ली कौन ले गया? फिरोज शाह तुगलक। टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली कौन ले गया? फिरोज शाह तुगलक। और कौशाम्बी स्तंभ लेख को इलाहाबाद यानी प्रयाग कौन ले गया? तो मुगल सम्राट अकबर। ये तीनों आपको नोट करने हैं। उसके बाद जो अन्य स्थान है, जैसे लोरिया अर्राज। लोरिया अर्राज ये आपका कहां है? ये आपका बिहार के चंपारण में है, चंपारण। लोरिया नंदनगढ़ ये भी आपका कहां है? चंपारण में है। और रामपुरवा स्तंभ लेख ये भी आपका कहां है? चंपारण में है। तो ये तीनों स्तंभ लेख, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा जो स्तंभ लेख है, ये बिहार राज्य के चंपारण से प्राप्त हुए हैं, चंपारण में मिले हैं। तो इस प्रकार हमको नोट कर, 6 स्थान है, ठीक है, 6 स्थान आपको नोट करने हैं जहां जहां से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं अशोक के। अब हम यहाँ पे अशोक के लघु स्तंभों के बारे में अगर बात करें तो 5 प्रमुख लघु स्तंभ 5 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सांची स्तूप आपने सुना होगा, सांची का अशोक का लघु स्तंभ, ये कहाँ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो सांची स्तूप है वो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है।
सारनाथ, लघु स्तंभ और कौशाम्बी, ये आपका कहाँ है, यूपी में है। रमिन देवी ये कहाँ है आपका, ये आपका लुम्बिनी में है। लुम्बिनी का है नेपाल। तो रमिन देवी और निगला सागरी ये कहाँ है, नेपाल से प्राप्त हुए हैं। तो तीनों आपको ये, इसको निगली सागरी भी कहा गया है, ठीक है, निगली सागरी या निगला सागरी। तो ये आपके कौन कौन से राज्य में स्थित है, कौन कौन से देश में स्थित है, ये आपको इस प्रकार नोट करने होंगे। अब जो ये सारनाथ लघु स्तंभ है, सारनाथ स्तंभ है जो अशोक का, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सारनाथ स्तंभ लेख है ये भारत का प्रतीक चिन्ह है। ये आपने देखोगे भारत का प्रतीक चिन्ह है। इसमें क्या है, एक तो इसमें 4 सिंह है सबसे ऊपर, ये देखो 1 2 3 और एक पीछे हो गया 4। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमें यहां से वो पीछे वाला दिख नहीं रहा है। साथ ही साथ इस सारनाथ अशोक स्तंभ में कौन कौन से अन्य जानवर हैं, अन्य जानवर, तो इसमें हाथी हो गया, घोड़ा है, बैल है और शेर। तो आप सभी जानते हैं कि शेर तो इसमें ये साफ साफ दिख रहा है। तो 4 मतलब टोटल 4 जानवर इसमें, 4 जानवरों की इसमें क्या लगी हुई है, तस्वीर लगी हुई है, या आप कह सकते हैं कि 4 जानवरों को दर्शाया गया है इसमें, हाथी, घोड़ा, बैल और शेर। और एक इसमें चक्र है और इसमें मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते भी इसमें लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। ये कहां से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये तो हो गए इसके लघु स्तंभ। और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी स्तंभ लेख हैं, लघु शिलालेख हैं और यहाँ पे वृहद शिलालेख, ये हमने कवर कर लिए हैं। अब आगे बात आती है गुहालेख। गुहालेख मिले हैं अशोक के। अशोक की जो गुहालेख मिली है दक्षिणी बिहार में, जो गया जिला है, वहां पे बराबर नामक पहाड़ी में एक गुफा मिली है, जिस गुफा में या जिस गुहा में अशोक के लेख मिले हैं। और इसमें विवरण क्या है इन गुहा लेखों में, तो इसमें ये विवरण है कि यहाँ पे जो आजीवक संप्रदाय, देखो यहाँ पे जो मौर्य राजवंश का है, मौर्य काल का कौन सा राजा आजीवक संप्रदाय, कौन सा राजा मौर्य काल का कौन सा राजा आजीवक संप्रदाय को मानता था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, तो वो था बिंदुसार, यानी अशोक का पिता। तो अशोक ने क्या किया, दक्षिण बिहार में जो गया जिले में बराबर नामक पहाड़ी है, वहां पे गुहालेख मिलते हैं, जिसमें ये उल्लेख है, जिसमें ये विवरण है कि अशोक ने आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए इस गुहा को दान दिया है। ये किस में लिखा गया है, इन गुहालेख में लिया गया है, लिखा गया है। तो आ सकता है एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन बनता है कि बराबर नामक पहाड़ी में जो गुहालेख है वो किसके हैं, तो वो है अशोक के। और इस अभिलेख में ये जो गुहा लेख है इसमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो भाषा कौन सी है, प्राकृत, क्योंकि जितने भी अशोक के शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, उसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। और भारत में जितने भी मिले हैं उनमें कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि का। तो इसलिए कुल मिला के ये बराबर नामक पहाड़ी ये भी कहाँ है, भारत के बिहार राज्य में है। तो यहाँ भी जो लेख लिखे गए हैं उनमें भी ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग किया गया है। तो यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। साथ साथ दोस्तों आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, समझ में कितना आ रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ये सीरीज आपके लिए कितने फायदेमंद है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो मौर्यकालीन प्रशासनिक संगठन के बारे में अगर हमें जानना है तो इससे पहले आपको जानना अति आवश्यक है कि मौर्य साम्राज्य कहां कहां तक फैला हुआ था। तो मौर्य साम्राज्य उत्तर में, ये उत्तर है तो यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत है, अफगानिस्तान में है। दक्षिण में कर्नाटक, ये हो गया। देखो पूरा दक्षिण मौर्य, जो मौर्यकालीन शासक थे, मौर्य वंश के शासक भी दक्षिण को नहीं जीत पाए। दक्षिण को न मौर्य जीत पाए, न मुगल जीत पाए और ना ही मोदी जी जीत पाए। अधिकांशतः आपने देखा होगा दक्षिण में बीजेपी नहीं जीत पाती है, तो ना तो मोदी इसको जीत पाए और ना अशोक, ना चंद्रगुप्त मौर्य और ना ही मुगल। दक्षिण हमेशा क्या है, काफी डिफिकल्ट रहा है किसी भी राजा के लिए जीतना। तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार यहाँ पे देखो, पूर्व में ये मगध हो गया, मगध, और पश्चिम में सौराष्ट्र, ये आपका क्या है, गुजरात है आज का। तो ये सारा साम्राज्य फैला हुआ है किसका,
अशोक का, ये कलिंग है, यहाँ पे कलिंग को भी जीता था अशोक ने। तो देखो इतना बड़ा साम्राज्य है किसका, अशोक का। अशोक के समय का ये मैप है, क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य का समय था तो उस समय कलिंग विजय नहीं हो पाई थी, उस समय यहां तक था ये। फिर अशोक ने दक्षिण के कुछ भागों को विजित करके विशेष तौर पर कलिंग आक्रमण आपने देखा, मतलब सुना होगा, पिछली वीडियो मैंने इसके बारे में बता दिया है डिटेल्स में। अब अगर इनके शासन व्यवस्था की बात करें तो शासन की जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी वो गांव थी, और गांव का प्रशासक क्या कहलाता था, तो उसे कहा जाता था ग्रामिक। ग्रामिकों के ऊपर एक और अधिकारी वैसे होता जिसे क्या कहते हैं, गोप कहते थे। तो गोप जो कि ग्रामिक के ऊपर भी एक अधिकारी होता, और इस गोप के पास 10 गांव की जिम्मेदारी होती, 10 गांव की जिम्मेदारी। लगभग 10 गांव इस गोप के अंतर्गत आते थे, और एक गांव सिंगल गांव एक किसके अंतर्गत आता था, यहाँ का प्रशासक कौन हुआ करता था, ग्रामीण यहाँ का प्रशासक हुआ करता था। अब अशोक के समय ये तो क्या है, छोटी इकाई थी, और अशोक के समय जो प्रांत थे इनको 5 प्रांतों में, जो अशोक का क्या था, राज्य था, अशोक का जो साम्राज्य है इसको 5 प्रांतों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 प्रांत, तो ये देखो, एक है उत्तरापथ यानी जो उत्तरी क्षेत्र है, अवंती हो गया, कलिंग, दक्षिणापथ और प्राची। ये प्राची कहां है, ये आपका मध्य प्रदेश के आसपास है का क्षेत्र। और ये आपका जो उत्तरापथ है इसकी मतलब राजधानी, ये मैं आपको राजधानी बता रहा हूं, ठीक है, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला कहां है आपके, देखो ये है उत्तरापथ। तो कुल मिला ये अशोक का उत्तरापथ क्षेत्र है, प्रांत है, ठीक है। और उसके बाद अवंती, तो इसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। कलिंग की राजधानी कहां हुआ करती, तोसली। दक्षिणापथ इसकी राजधानी सुवर्णगिरी हुआ करती थी। ये राजधानी आपको नोट करनी है। और प्राची ये मध्य प्रदेश का, जो कुल मिला के मध्य का जो क्षेत्र था वो प्रांत प्राची कहलाता था। अब देखो ये तो हो गया, देखो ये राज्य हो गया, राज्य को बांटा गया है, राज्य तो ये पूरा हो गया, ये अशोक का पूरा साम्राज्य है, ये तो पूरा राज्य हो गया। और राज्य को बांटा गया था प्रांतों में, और प्रांत कितने थे, टोटल 5, ये इनकी राजधानी हो गई। और फिर प्रांत को बांटा गया किसमें, विषय, या इसको विषय भी कहा जाता है, विषय, या आप कह सकते हैं जिला। देखो सेम आज की तरह ही है, मतलब आज थोड़े शब्दों में बदलाव हो सकता है, राज्य की जगह आज देश आ गया, प्रांत की जगह आज राज्य आ गया, बाकी विषय की जगह आज जनपद हम जिसे कहते हैं, जिला हम जिसे कहते हैं। और यहाँ का जो अधिकारी था उसे क्या कहते हैं, विषपति। जैसे आज जिलाधिकारी होता है तो वहां का विषपति होता था, वहां का अधिकारी, या जिला पंचायत अध्यक्ष होता है अगर हम राजनीति की बात करें, ठीक है। तो विषय मतलब प्रांत को विषय या जिलों में बांटा गया था। फिर यहाँ पे क्या थे, सबसे छोटी इकाई, इस बीच भी कुछ मतलब जैसे 10 गांवों को बांटा गया है, 10 गांव का एक मुखिया होता था जिसे क्या कहते हैं, जिसको यहाँ पे मैंने गोप कहा है। और सबसे छोटी इकाई, सबसे नीचे क्या आता था, गांव आता था। तो इस प्रकार इनका राजनीतिक व्यवस्था बनती थी, प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार इन्होंने बना रखा था, और इस प्रकार इनकी शासन व्यवस्था काफी सुचारू रूप से चलती थी। और प्रांतों का शासक क्या कहलाता, ये कहलाता प्रांतीय प्रशासक। और जो ये प्रांतीय प्रशासक अशोक काल में इनको कुमार भी कहा गया, कुमार, या इनको कहा गया है आर्यपुत्र, क्योंकि जो ये प्रांत थे इनके शासक या इनके प्रशासक अधिकांशतः कौन होते थे, जो राजा के पुत्र होते थे, या राजा के बिल्कुल विश्वसनीय अधिकारी होते थे। क्योंकि देखो राज्य में ये 5 प्रांत तो मुख्य है ना ये, तो इनमें विशेष तौर पर अधिकांशतः राजा के पुत्र उनको मतलब वहां के प्रशासक हुआ करते थे। तो प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र कहलाते थे, ये आपको नोट करना है। अब आगे बढ़ते हैं। और प्रमुख नगर, तो यहाँ पे 3 प्रमुख नगर थे, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और तक्षशिला। ये आज थी नगर प्रशासन के अंतर्गत, नगर प्रशासन के अंतर्गत ही आती थी। और नगर प्रशासन की देखभाल करती थी 6 समितियां। तो मौर्य साम्राज्य में जो नगर प्रशासन हुआ करता था उसके लिए 6 समितियां बनाई गई थी। उनके अलग अलग कार्य रहते, किसी के कार्य रहते उद्योगों और शिल्पों का निरीक्षण करना,
कोई जन्म मरण का ब्यौरा करता है, कोई व्यापार का ब्यौरा करता था, वस्तुओं के क्रय विक्रय का ब्यौरा करता था। तो ये 6 समितियां हुआ करती थी जो नगर प्रशासन को संभालती थी। और जो राज्य के पदाधिकारी थे उनकी कुल संख्या हुआ करती थी 18। इसमें मंत्री और पुरोहित हुआ करता जिसको प्रधानमंत्री कहते थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय चाणक्य, आचार्य चाणक्य। युवराज हुआ करता था, उसके बाद सन्निधाता हुआ करता था जो ये कोषाध्यक्ष कहलाता था। तो ऐसे बहुत सारे अधिकारी थे जिनकी कुल संख्या कितनी थी मौर्य काल में 18 थी। तो राज्य के सर्वोच्च जो पदाधिकारी थे उनकी कुल संख्या 18 थी मौर्य काल में। अब इनकी अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं, आर्थिक स्थिति। और यहाँ पे प्रमुख कर, आर्थिक व्यवस्था किस पर डिपेंड करती, तो ये तो कृषि पर ही डिपेंड करती। मतलब अधिकांशतः जो यहाँ पे क्या है आर्थिक स्थिति चलती थी, अर्थव्यवस्था थी, वो किस पर डिपेंड करती, कृषि पर डिपेंड करती थी। तो कृषि कर कितना लिया जाता था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है 1/6 से लेकर 1/4 भाग कुल उपज का। ठीक है, जितनी उपज हो रही है उसका 1/6 से लेकर 1/4 भाग कृषि कर दिया जाता था। और कृषि विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था, तो ये कहलाता था सीता अध्यक्ष। क्योंकि सरकारी जो भूमि थी उसे सीता कहा जाता था, तो इसलिए सरकारी भूमि या कृषि विभाग का जो अध्यक्ष वो सीता अध्यक्ष कहलाता था। उसके बाद अब देखो यहाँ पे मौर्यकालीन कुछ महत्वपूर्ण कर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो कर निर्धारण का जो सर्वोच्च अधिकारी कहलाता उसे समाहर्ता कहते हैं। समाहर्ता जो कि कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी या कर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, इसे हम कह सकते। प्रमुख कर कौन कौन से, विष्टि, विष्टि कर ये एक निःशुल्क और निःशुल्क श्रम यानी बेगार प्रथा के बारे में आपने सुना होगा। बिना शुल्क दिए किसी से बेगार कराना, किसी से काम कराना, इसे कहते हैं बेगार प्रथा। तो इस बेगार प्रथा को उस समय क्या कहा जाता था, विष्टि कहा जाता था। उसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम कर ये एक आपातकालीन कर हुआ करता था मौर्य काल में। हिरण्य कर ये एक नकद कर हुआ करता। और बलि, तो बलि देखो बलि क्या है, ये राजस्व कर है, ये राजा को कर देना, इसे क्या कहते हैं, बलि कहते थे। तो ये कुछ प्रमुख मौर्यकालीन कर थे दोस्तों जो आपको नोट करने हैं। तो आज दोस्तों हमने यहाँ पे मौर्यकालीन प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में जाना। अगर हम धार्मिक स्थिति की बात करें मौर्य साम्राज्य में, तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो बौद्ध धर्म का काफी प्रचार हुआ मौर्य काल के दौरान। अगर हम बात करें मौर्य काल के शुरुआत में, तो शुरुआत में जब स्थापना होती है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रथम जैन संगीत होती है। तो इस समय तो जैन धर्म का काफी प्रचार हुआ, प्रथम जैन संगीत भी होती है। चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं जैन धर्म का अनुयायी बन जाता है। उसके बाद बिंदुसार वो आजीवक संप्रदाय को मानते हैं। और अशोक के काल में सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार होता है बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित होते हैं अशोक भी बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं और बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न देशों में अपने प्रचारक भी भेजते हैं, अपने प्रचारकों को नियुक्त करते हैं। तो बौद्ध धर्म का प्रचार देखने को मिला था विशेष तौर पर मौर्य काल में। तो मौर्य साम्राज्य दोस्तों यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। 2 वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य आपको कंप्लीट करा दिया है। जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको मौर्यकालीन जो राजा हुए उनके बारे में बताया, तो वो वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है उस वीडियो को आप जरूर देखें। और आज हमने आपको मौर्यकालीन प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में, साथ ही साथ अशोक के शिलालेखों के बारे में और अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनके बारे में डिटेल्स में चर्चा की। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर सही लग रहे हैं या अच्छे लग रहे हैं, लेक्चर से सीखने को मिल रहा है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।